आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रेमचंद भैरवा है और आज मैं आपको ग्राम संगठन की पुस्तकें लिखाना सिखाऊंगा। उसको लिखने से पहले हम ये जान लेते हैं ग्राम संगठन क्या है। जैसा कि पहले बात करते हैं परिभाषा की। गांव में रहने वाले सभी समूह मिलकर जिस बड़े संगठन का निर्माण करते हैं उसे हम ग्राम संगठन कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये मान लेते हैं ये हमारे सारे समूह हैं। ये हमारा SHG 1 हो गया, ये दूसरा SHG हो गया, ये तीसरा SHG है, चौथा SHG है, ये पांचवा है, छठा। इसी प्रकार से आगे कितने भी SHG हो सकते हैं और ये सारे SHG एक ही गांव के हैं। तो ये सारे एक ही गांव के SHG मिलकर जिस बड़े संगठन का निर्माण करते हैं उसे हम ग्राम संगठन कहते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक SHG से 2 पदाधिकारी, एक अध्यक्ष और एक सचिव, प्रत्येक समूह से आते हैं इस ग्राम संगठन में, जो कि कार्यकारिणी सभा में बैठते हैं और उनमें से हम 3 पदाधिकारी बनाते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। उसी प्रकार इन समूहों की जो किताबें लिखने वाले बीके हैं, जैसा कि आपने पहले अपनी बीके की जब भी आपकी ट्रेनिंग हुई थी उस ट्रेनिंग में आपने जाना था कि बीके कौन होता है, वही बीके आगे चल के उन्हीं में से जो बढ़िया रहता है उसको हम बुक की इसमें ग्राम संगठन सहायिका के तौर पे नियुक्त करते हैं। ठीक है, आपने जान लिया ग्राम संगठन क्या है। अब हम जानते हैं ग्राम संगठन की जो 14 प्रकार की रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं उनके बारे में। ग्राम संगठन में 14 प्रकार की किताबें लिखी जाती है, जिसमें हमारी पहली पुस्तक होती है बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है हमारा सदस्यता पुस्तक का। इसके बाद 3 नंबर पे जो रसीद पुस्तक आती है और चौथा नंबर जो मिला है वो हमारी वाउचर पुस्तक को मिला है। 5वें नंबर पर हम लिखते हैं नगद पुस्तक और 6ठे नंबर पर हमारी साधारण खाता बही एवं प्राप्ति भुगतान। इसके बाद हम लिखते हैं ऋण पुस्तक। ऋण पुस्तक के बाद समूह पास पुस्तक जो कि हमारी 8वें नंबर की किताब है। इसके बाद 9वें नंबर की जो हमारी किताब है वो है VO ऋण DCB। इसे हम ग्राम संगठन ऋण DCB भी कहते हैं। इसके बाद हमारी 10वीं पुस्तक आती है बैंक लिंकेज समीक्षा पुस्तक और बैंक लिंकेज समीक्षा पुस्तक के बाद जो अगली पुस्तक है 11वें नंबर की वह है हमारी बैंक ऋण DCB। इसके पश्चात 12वें नंबर की हमारी पुस्तक है प्रोमिसरी नोटबुक और 13वें नंबर की जो किताब है हमारी वो है स्टॉक एवं संपत्ति पुस्तक और जो 14 नंबर की एवं अंतिम पुस्तक आती है हमारी मासिक प्रतिवेदन। इस प्रकार से ये 14 प्रकार की किताबें हमारे ग्राम संगठन में लिखी जाती है और इन सभी पुस्तकों का अपनी अपनी जगह एक अलग प्रकार का महत्व होता है। तो हम शुरू करते हैं। हम हमारी जो समस्त पुस्तकें हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी, जिसमें हम सबसे पहले जो पुस्तक लेते हैं वो है हमारी बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे ग्राम संगठन के जितने भी प्रस्ताव होते हैं सारे लिखे जाते हैं और लिखने का जो तरीका है आपको फ्रंट पे भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी पुस्तक होती है जिसमें सारे पन्ने हमारे लाइन वाले और ब्लैंक होते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाता है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन इसको लिखने से पूर्व हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, जिस पुस्तक में ग्राम संगठन की समस्त कार्यवाही, चर्चा और उपस्थिति, वित्तीय लेन देन का विवरण लिखते हैं उसे हम बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक कहते हैं। जैसा कि आप परिभाषा से आप समझ रहे होंगे कि इसमें हम बैठक के प्रस्ताव भी लिखते हैं और कार्यवाही भी समस्त, चर्चाएं भी लिखते हैं और साथ में इसमें उपस्थिति। ये पुस्तक हमारी 2 भागों में बटी हुई है। जैसे कि इसमें आप देखोगे कि जो पहला वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम समूहों की और समूह के जो पदाधिकारी ग्राम संगठन में उपस्थित होते हैं उनकी हम यहाँ अटेंडेंस करते हैं और इनकी मतलब की उपस्थिति दर्ज करते हैं। और इसके बाद आगे के जो पन्ने हैं
यहाँ पे हम बैठक का प्रस्ताव लिखते हैं। लाभ, इस पुस्तक से बैठक के दौरान होने वाली चर्चाओं तथा कार्यवाही का पता चलता है। इससे हमें ग्राम संगठन का भी इतिहास पता चल जाता है कि आखिरकार ग्राम संगठन हमारा कितने समय से काम कर रहा है और कितने समय से वो अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा 3 नंबर, बैठक के दौरान हुए वित्तीय लेन देन का पता चलता है। वित्तीय लेन देन से मतलब होता है कि जो ग्राम संगठन के अंदर पैसों से संबंधित जितने भी लेन देन किए जाते हैं उसे हम वित्तीय लेन देन कहते हैं, जिसके बारे में भी हमें पता चलता है। इस पुस्तक की सहायता से ग्राम संगठन की अन्य पुस्तकें लिखी जाती है। ग्राम संगठन में जैसे हमने आपको बताया कि 14 प्रकार की पुस्तकें ग्राम संगठन में लिखी जाती है, लेकिन बैठक प्रस्ताव पुस्तक वह महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जिसमें समस्त जानकारी होती है और इसी के आधार पर बाकी की पुस्तकें लिखी जाती है। इस कारण से इसको हम माँ पुस्तक भी कहते हैं। अब हम चलते हैं बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक के पहले पाठ की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो समूह हमारे ग्राम संगठन की मीटिंग में आते हैं उनकी उपस्थिति हम दर्ज करते हैं इस पाठ में। अब इसमें होता क्या है ये देखिए कि इसमें सबसे पहले क्रम संख्या में हमारे ग्राम संगठन में जितने भी सदस्य समूह है सबको क्रमानुसार रखा जाता है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आता है समूह का नाम। समूह के नाम वाले कॉलम के अंदर प्रत्येक समूह का नाम आ जाता है। समूह के प्रतिनिधियों के अंदर जो प्रत्येक समूह से 2-2 पदाधिकारी आते हैं जिन्हें हम अध्यक्ष और सचिव कहते हैं, उनका नाम आता है। उनके नाम के बाद आगे हमारे पास कुछ कॉलम है जिसमें है बैठक दिनांक। बैठक दिनांक के अंदर आगे के जो रोज है उनके अंदर हम बैठक की तारीख लिखते हैं। इसके बाद बैठक संख्या के आगे वाले कॉलमों में हम बैठक की तारीख लिखते हैं कि कौन सी तारीख को बैठक हो रही है। उसके बाद जस्ट नीचे हमारा आ जाएगा पिछली बैठकों की उपस्थिति की आज तक की टोटल बैठक हमारी कब तक कितनी हो चुकी है। इसके बाद सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमने प्रतिनिधियों के नाम लिख रखे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ समूहों के नाम लिखे, जैसे बीजासन माता हो गया, ज्वाला एसएचजी हो गया, गीता हो गया, शंकर भगवान हो गया, जय दुर्गा हो गया। इन 5 समूहों से 2-2 प्रतिनिधियों के नाम यहाँ लिखे गए। जैसे कि एक कमला है, दूसरी आशा है। इसमें कमला है वो अध्यक्ष है, आशा है वो सचिव है। उसी प्रकार से मीरा, भागवती, गीता से होगी शीला और भगवती, शंकर भगवान से होगी राधा और सीता, और जय दुर्गा से होगी कविता और अनीता। अब ये आगे ही जो हमारे 20 लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि आज तक ये कमला 20 मीटिंग में उपस्थित हो चुकी है और आशा 19 मीटिंग में उपस्थित हो चुकी है। ये इनके पिछले जो बैठ के हो चुकी है, निकल चुकी है, उनमें कुल कितनी बार उपस्थित रहे उसके डाटा है। और इसके आगे मान लो आज हमारी 21वीं बैठक होनी है जो कि दिनांक 5/4/19 को हो रही है। बैठक संख्या हम यहाँ लिख देंगे 21। इसके नीचे की जो खाली कॉलम है इनके अंदर उपस्थिति लिखा हुआ होता है। तो इन उपस्थितियों में जैसे मान लो आज कमला उपस्थित हो गई तो हम लिखेंगे उ। उसी प्रकार से आशा भी उपस्थित है तो हम लिख देंगे उ। मान लेते हैं मीरा भी उपस्थित है तो यहाँ पे उ हो गया। भागवती आज की मीटिंग में नहीं आई तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? अनु। अनु का मतलब होता है अनुपस्थित। उसके बाद शीला उपस्थित। अब भगवती ने क्या किया कि ये काफी देर से आई है, तो अब चूंकि देर से आई है उपस्थित तो ये, लेकिन इसका पता हमें कैसे चलेगा? कभी भविष्य में रिकॉर्ड देखें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो देर से आता है उसके लिए हम लिखते हैं दे, ताकि ये पता रहता है कि ये महिला इस मीटिंग के अंदर देर से आई थी। लेकिन जो दे लिखा हुआ है, देर से आने वाली महिला को उपस्थिति माना जाता है। इसकी काउंटिंग हम उपस्थिति में करते हैं।
इसी प्रकार हम अन्य महिलाओं का मान लेते हैं कि सब उपस्थित हुई है। इसके पश्चात नीचे एक कॉलम आता है कुल उपस्थिति और कुल अनुपस्थिति। इसका मतलब है कुल उपस्थिति में वो संख्या लिखनी है कि आज की बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए हैं, और कुल अनुपस्थिति में लिखना है आज की बैठक में कुल कितने अनुपस्थित हुए हैं। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 लोग उपस्थित हैं और एक है हमारे अनुपस्थित। अब इसमें ध्यान वही रखने वाली बात है कि 9 हमने दे को भी काउंट किया इसके अंदर। अब राजीविका ने कुछ नियम में थोड़ा सा परिवर्तित किया है ताकि समूह के बाकी सदस्यों को भी पता रहे कि ग्राम संगठन की कार्यवाही किस प्रकार होती है, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी पदाधिकारी बनना होता है। तो नियमानुसार अब नियम जो बना है उसमें समूह के जो 2 पदाधिकारी ग्राम संगठन की मीटिंग में आते हैं, उनमें से एक पदाधिकारी जो कि अध्यक्ष होता है उसका आना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य होता है। लेकिन जो दूसरा सदस्य सचिव है, सचिव की जगह कोई अन्य सदस्य भी आ सकता है। इसके लिए उनकी समूह की मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव लिखा जाएगा कि इस बार के ग्राम संगठन की मीटिंग में कौन जा रहा है। परंतु इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर अन्य कोई सदस्य आता है और यदि ये समूह ग्राम संगठन से कोई लोन की मांग कर रहा है तो उस दिन अध्यक्ष और सचिव दोनों का ही आना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार से अब हम आगे के देख लेते हैं। अगली मीटिंग हुई 5/5/19 को और मीटिंग संख्या हो गई 22। इस प्रकार से आज की मीटिंग में टोटल सारे ही उपस्थित रहे। जैसे सारे उपस्थित रहे तो इसका मतलब आज की मीटिंग में टोटल 10 सदस्य थे और 10 के 10 उपस्थित रहे, तो अनुपस्थित कितने हो गए 0। हमारे ग्राम संगठन का जो रजिस्टर है, जो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर जो टोटल कॉलम बने हुए हैं वो 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 का मतलब हो गया कि ये पूरे 1 साल के लिए काम आता है। ये यहाँ तो हमने केवल एक उदाहरण लिया है जिसमें कुछ ही कॉलम लिए, बाकी आपके रजिस्टर में 12 कॉलम रहेंगे और इन 12 कॉलमों में 1 साल की मीटिंग करनी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर 19 की मीटिंग कर रहे हैं, 19 की मीटिंग करने के दौरान कुछ कॉलम हमारे पास खाली भी रह गए तो उन्हें खाली छोड़ देना है और 2020 की मीटिंग हमें नेक्स्ट पन्ने पर करनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बैठक के प्रस्ताव। ग्राम संगठन की मीटिंग में जो प्रस्ताव होता है वो कैसे लिखा जाता है, जरा आप ध्यान से देखना। सबसे पहले बैठक संख्या जो कि हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक के पन्ने पर सबसे ऊपर आएगी। जैसे कि आप यहाँ देख लो, इस पन्ने में जो हमारे बीचों बीच यहाँ पर हम ये बैठक संख्या लिखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि आज हमारी 21वीं बैठक हो रही है। उसी प्रकार दिनांक वाली जगह पर हम दिनांक लिख देंगे 5/4/2019। दिन में हम लिख देंगे कौन से वार को ये मीटिंग हो रही है, मान लेते हैं बुधवार हो रहा है। और समय सवेरे 10 बजे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी तारीख आ जाएगी, दिन आ जाएगा और समय आ जाएगा। फिर इसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहले आएगा ग्राम संगठन का नाम। तो उदाहरण में हम लिख लेते हैं ग्राम संगठन का नाम उजाला राजीविका। इसी प्रकार गांव का नाम, गांव के नाम में आ जाएगा बर्थल। बैठक के अध्यक्ष का नाम, तो इस उजाला राजीविका ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष है वो हमारे मीरा देवी है, तो मीरा देवी जी का नाम आ जाएगा।
अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यदि मीरा देवी अनुपस्थित है तो उस अवस्था में सचिव को अध्यक्ष पद की कार्यभार दिया जाता है, और उस कार्यभार को देने के पश्चात यहाँ पे नाम केवल उसी का आएगा जो कि सचिव जिसको कार्यभार दिया गया था। और यदि अध्यक्ष और सचिव दोनों ही अनुपस्थित है तो कार्यभार देने की जिम्मेदारी आ जाती है कोषाध्यक्ष को। और कभी कभार ऐसी परिस्थितियां हो कि तीनों के तीनों पदाधिकारी ही अनुपस्थित है, तो तब क्या करना है, हमें मीटिंग को कैंसिल नहीं करनी। उस अवस्था में यदि समूह के सभी पदाधिकारी मौजूद है तो उन मौजूद पदाधिकारियों में से एक को हमें अध्यक्ष चुनना है और उस दिन के लिए उसे अध्यक्ष पद पे बैठा के हमें आगे की कार्यवाही चलानी है, और उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब आता है बैठक का स्थान। तो बैठक के स्थान में यदि ग्राम संगठन के पास कार्यालय नहीं है और किसी महिला के घर पर वो मीटिंग की जा रही है तो उसके घर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और यदि ग्राम संगठन कार्यालय मौजूद है तो यहाँ पे लिखेंगे वीओ कार्यालय। इसके बाद पूछा गया है कुल समूहों की संख्या। तो कुल समूहों की संख्या के अंदर ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हुए हैं उनकी टोटल संख्या आ जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि इस ग्राम संगठन में टोटल 5 समूह जुड़े हुए हैं। इसके बाद पूछा गया है उपस्थित समूहों की संख्या। उपस्थित समूहों की संख्या में इन 5 में से कितने समूह उपस्थित हुए हैं उनकी गणना लिखी जाती है। और यदि सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि पदाधिकारियों की जब उपस्थिति हम लिखते हैं उस दौरान यदि किसी समूह से केवल एक पदाधिकारी आता है तब भी समूह को उपस्थित माना जाता है, इसलिए कुल उपस्थिति में हो जाएगा 5। अनुपस्थित समूहों की संख्या। अनुपस्थित समूहों की संख्या का मतलब हो गया कि यहाँ पे कितने समूह अनुपस्थित रहे। यदि किसी समूह के 2 पदाधिकारी हैं और दोनों के दोनों ही नहीं आए तो ये समूह पूर्णतः अनुपस्थित माना जाता है। ठीक है। तो अनुपस्थित समूह की संख्या हो गई 0 क्योंकि हमारे पांचों के पांचों समूह उपस्थित हैं। इसके बाद कुल ईसी सदस्य। ईसी सदस्य का मतलब ये होता है कि ग्राम संगठन में जो 2-2 पदाधिकारी समूहों से आते हैं हम उनको ईसी सदस्य कहते हैं। ईसी का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अर्थात कार्यकारिणी सदस्य। तो कार्यकारिणी सदस्य कि हम कुल के कार्यकारिणी सदस्य कितने हो गए, 5 समूह से जब 2-2 आते हैं तो 2-2 का मतलब हो गया कि 10 कार्यकारिणी सदस्य हैं। फिर इसके बाद आज की बैठक में कितने कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हैं उनकी संख्या लिखी जाती है, जो कि हम उपस्थिति वाले पार्ट से लिख सकते हैं देखकर। तो ये मान लेते हैं 9 सदस्य उपस्थित हुए हैं। कुल अनुपस्थित सदस्यों की संख्या। अनुपस्थित सदस्यों की संख्या में टोटल हमारे सदस्य थे 10 लेकिन उपस्थित हुए 9, तो इसका तात्पर्य है कि 1 सदस्य हमारा अनुपस्थित है। तो इस प्रकार जब हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले का विवरण ऊपर का सबसे पहले इसी प्रकार से आता है, जो ध्यान देकर लिखना। फिर इसके आगे हम चलते हैं। अब आता है एजेंडा। एजेंडा मतलब कि ग्राम संगठन पे आज हम ग्राम संगठन की कार्रवाई के दौरान किन किन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में एक प्री प्लानिंग हम तैयार कर लेते हैं। और वो है सबसे पहले आता है हमारा प्रार्थना। ग्राम संगठन में हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है परिचय। फिर तीसरे नंबर पर आता है उपस्थिति। चौथे नंबर पर पिछली ईसी बैठक की कार्रवाई की समीक्षा, यानी कि पिछली बैठक में हमने क्या क्या कार्रवाई हुई थी और कौन कौन सी कार्रवाई पर हम समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर समूह से किस्त तथा ब्याज वापसी। इसके बाद 6ठा नंबर समूह के कामकाज की समीक्षा। 7वां बिंदु है हमारा CLF से आए ऋण पर चर्चा। 8वां बिंदु है हमारा CLF को भुगतान किस्त और ब्याज। 9वां बिंदु हमारा नया ऋण मंजूरी। 10वां बिंदु हमारा एजेंडा का आ जाता है
वीओए तथा सक्रिय महिला के कामकाज पर चर्चा है। फिर 11वां बिंदु आता है अन्य भुगतान पर चर्चा। इसके बाद इसी प्रकार 12वें बिंदु में आता है प्राप्ति भुगतान पर चर्चा। 13वां बिंदु में हम करते हैं आय और व्यय पर चर्चा। 14वां बिंदु आता है हमारा बैंक लेन देन पर चर्चा। 15वां बिंदु आता है वीओ ऋण डीसीबी पर चर्चा। 16वां बिंदु आता है बैंक ऋण डीसीबी पे चर्चा। 17वां पॉइंट आता है हमारा कमेटियों के कामकाज पर चर्चा। 18वां बिंदु आता है सीएलएफ का समाचार। 19वां बिंदु आ जाता है हमारा गांव की समस्याओं पर चर्चा। 20वां बिंदु आ जाता है हमारा सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। इसी प्रकार 21वां बिंदु आ जाता है सरकारी योजनाओं की जानकारी। और अंत में हमारा आता है 22वां बिंदु अन्य विषय। इस प्रकार जो हमारे प्रस्ताव में हमने एजेंडा लिए हैं, इसका तात्पर्य है कि आज हम इन 22 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं कि कार्यवाही हम कैसे लिखते हैं। हमारा एजेंडे में प्रथम बिंदु था प्रार्थना। तो प्रार्थना में क्या लिखा जाता है कि सभी सदस्य मिलकर जो भी प्रार्थना करते हैं उन्होंने किस प्रकार से प्रार्थना की है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर सभी सदस्यों ने मिलकर ए मालिक तेरे बंदे हम प्रार्थना गीत गाया। इससे ये पता चल जाता है कि इन्होंने उस दिन मीटिंग में कौन सा प्रार्थना की थी। उसके बाद परिचय में सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम व अपना पद बताते हुए परिचय दिया। जैसे कि परिचय में था सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम, अपना पद बताते हुए परिचय दिया। इसके पश्चात आता है उपस्थिति। आज की बैठक में सभी 5 समूह उपस्थित हुए और ज्वाला समूह से एक सदस्य यानी कि एक प्रतिनिधि को छोड़ करके सभी प्रतिनिधि या सदस्य उपस्थित हुए। ज्वाला समूह से जो प्रतिनिधि नहीं आया, किसी कारणवश कुछ भी बात थी, तो इस समूह के ऊपर उन्होंने 10 रुपये दंड लगाया। अब दंड क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है कि सदस्य के साथ कोई भी दुर्घटना या कोई भी वजह हो सकती है, परंतु राजीविका के नियमानुसार ग्राम संगठन की बैठक में यदि कोई सदस्य नहीं आ रहा तो उसकी जगह पर अन्य सदस्य भी आ सकता है। इसी प्रकार से अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट कह रहा है पिछली ईसी बैठक की समीक्षा। इसमें पिछली ईसी बैठक में क्या क्या ऐसी कार्रवाई हुई थी जिस पर हम आज की बैठक में समीक्षा करते हैं। तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि पिछली ईसी बैठक की समीक्षा निम्न प्रकार से रही। नंबर 1, पिछली बैठक में ज्वाला समूह को 20,000 रुपए ऋण दिया था, यानी कि ऋण दिया, तो सदस्यों में उस ऋण को उन्होंने वितरित किया या नहीं किया, इस बात की जांच की उन लोगों ने। इसके बाद नंबर 2, पिछली बैठक में बीजासन माता एसएचजी से अध्यक्ष नहीं आई थी। अब अध्यक्ष नहीं आई, जिस कारण इस बैठक में उन्होंने क्या कराया, 10 रुपए जमा कराया। तीसरा पॉइंट, पिछली बैठक में गंदगी की समस्या पर सरपंच को पत्र लिखा गया था, जिस पर क्या कार्रवाई रही, इस बात की उन लोगों ने जांच की। इस प्रकार से यह पिछली इसी बैठक की समीक्षा में ये पॉइंट लिखते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो पिछली इसी बैठक में इन्होंने हाथ में कोई शेष राशि रखी होगी तो उसका विवरण भी यहाँ पे प्रारंभ राशि के तौर पे आएगा। और अन्य कोई और भी चर्चा ऐसी रही कि जिस पर आज हमें जानकारी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि पिछली बैठक में हो सकता है बैंक में पैसा जमा कराने के लिए किसी को दिया होगा, अब उन्होंने जमा कराया या नहीं कराया, तो बैंक पासबुक या रसीद दिखा के उसकी भी जाँच की जाती है। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा समूह से किस्त और ब्याज वापसी, जो कि समूह ने ग्राम संगठन से अपना लोन ले रखा है। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो। सबसे पहले हमारे जो कॉलम बने हुए हैं, क्रम संख्या, समूह का नाम, रसीद,
किस्त, ब्याज, कुल और चेक क्रमांक। जो इनका लिखने का ढंग होता है, मान लो पहला समूह है हमारा बीजासन माता। बीजासन माता ने अपनी किस्त और ब्याज चुकाई है। जिस किस्त और ब्याज चुकाने के पश्चात उनको एक रसीद मिलती है, तो उस रसीद का क्रमांक हम मान लेते हैं 116 नंबर की रसीद है, जिसपे उन्होंने किस्त और ब्याज चुकाया था। किस्त हो गई 3000 रुपये और ब्याज हो गया हमारा 1000 रुपये। इस प्रकार से इन्होंने टोटल चुकाए 4000 रुपये और चेक से ही पैसा चुकाया है, तो चेक का नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ये उदाहरण में मान लेते हैं चेक का नंबर है। इसी प्रकार से हमारा अगला समूह है जिन्होंने किस्त और ब्याज चुकाई है। अगले समूह का नाम है ज्वाला। ज्वाला को जो रसीद काट के दी है उसका नंबर है 117 और इन्होंने जमा कराए हैं 3000 और 900 रुपये ब्याज। टोटल इन्होंने दिया है 3900 रुपये, परंतु पूरी की पूरी राशि इन लोगों ने क्या की है, नगद दी है। तो हम यहाँ पे नगद लिख देते हैं। इसी प्रकार से एक एंट्री हम और ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो एक एसएचजी और आ गया, गीता एसएचजी। गीता एसएचजी की रसीद कटी है 118 नंबर की। इन्होंने किस्त जमा कराई है 4000 रुपये और ब्याज जमा कराया है 1000 रुपये। इस प्रकार से इन्होंने टोटल राशि दी है 5000 रुपये और चेक क्रमांक हो गया, ये उदाहरण से हमने लिख दिया है चेक क्रमांक कुछ भी। इसी प्रकार से हम इनका टोटल योग कर लेंगे। यहाँ पे तो डैश आ गया। कितनी राशि उन्होंने जमा कराई, 4 और 6 10, 4 3 7 और 3 10,000 रुपये। और ब्याज में जमा कराया उन्होंने 1 और 1 2, 2900 रुपये। तो इसी प्रकार टोटल धनराशि होगी 5 3 8 और 4 12,900 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम एक किस्त और ब्याज की टेबल बनाते हैं और इस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसके आगे, समूह के कामकाज की समीक्षा। इस समूह के कामकाज की समीक्षा जब हम करते हैं तो इसमें हमें यह पता चल जाता है कौन सा समूह अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आता है क्रम आता है, फिर समूह का नाम आता है। समूह के नाम के बाद कुछ कॉलम बने हैं, जैसे कि बैठक, उपस्थिति, बचत, आंतरिक ऋण, व्यय ऋण वापसी, बैंक ऋण वापसी, नया ऋण मंजूर, बैंक में शेष, हाथ में शेष और एमपीआर को एमआईएस पर अपडेशन। तो इसको किस प्रकार से किया था, राजीविका के अंदर इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है और हम इसमें लाल, पीला और हरे रंग के अंदर इसको इंडिकेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी एक समूह ले लेते हैं, जैसे कि बीजासन माता। अब बीजासन माता ले लिया हमने समूह। अब इसमें क्या होता है कि अगर बीजासन माता की 4 या 5 बैठक हो गई है, ध्यान से सुन लेना, बीजासन माता की 4 या 5 बैठक हो गई है तो इनको हम हरा रंग देते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये मान लो कि इस बीजासन माता की 4 से 5 मीटिंग हो चुकी है तो हम इसको दे देते हैं हरा रंग। यहाँ पे मैंने पेन से हरा लिखा है, लेकिन आप अपने ग्राम संगठन के अंदर एक काम करना, बिंदी आती है ना हरे, लाल और पीले रंग में, वो बिंदियाँ ले आना और इस प्रकार का एक फॉर्मेट आप अपने डीआरसी से या फिर सीएलएफ से लेकर उसको बड़े आकार में प्रिंट करवा लेना और अपने वो लगा लेना। जब भी आप करो तो जो भी कलर आए उनको उस कलर की बिंदी वहाँ चिपका दो। इसी प्रकार से उपस्थिति में भी उपस्थिति के आंकड़ों के आधार पर हरा, लाल और नीला रंग दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम समूह के कामकाज की समीक्षा। एक बार हम इस टेबल को देख लेते हैं ये क्या कह रही है। सबसे पहले क्रम, फिर समूह का नाम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बैठक। बैठक का मतलब है कि माह में 4 और 5 मीटिंग हुई है तो हरा रंग। यदि माह के अंदर एक महीने में 2 या 3 मीटिंग है तो पीला रंग और 2 से कम मीटिंग है तो लाल रंग।
यहाँ पे जो रंगों का मतलब है, हरे रंग का तो मतलब होता है कि समूह बहुत अच्छे से चल रहा है। पीले रंग का मतलब होता है कि समूह जो चल रहा है वो औसत में है। औसत से मतलब अच्छा और बुराई के बीच में। और लाल का मतलब होता है कि समूह खराब चल रहा है। तो 4 से 5 बैठक में हरा रंग, और 2 से 3 बैठक रहेगी तो पीला रंग, और 2 से कम हुई तो लाल रंग। उसी प्रकार उपस्थिति कि समूह में सदस्यों की उपस्थिति कितनी है। यदि माह में 5 अनुपस्थित है तो हरा रंग, यदि 10 अनुपस्थित है तो पीला रंग, और यदि 10 से अधिक अनुपस्थित रह गए तो लाल रंग। इसी प्रकार से बचत में सभी सदस्यों की समय पर बचत आ रही है तो हरा रंग, यदि 1-2 सदस्यों की बचत नहीं आने पर पीला रंग, और 2 से अधिक सदस्यों की बचत नहीं आने पर लाल रंग। इसी प्रकार आंतरिक ऋण वापसी। आंतरिक ऋण वापसी का मतलब होता है कि जो सदस्यों ने समूह के अंदर से पैसा उधार लिया है तो उस पैसे को वापस जो चुकाना होता है उसे हम आंतरिक ऋण कहते हैं। तो सदस्यों ने उस ऋण में से सभी सदस्यों ने समय पर वापस कर रहे हैं तो हरा रंग, यदि 1-2 सदस्य समय पर नहीं दे रहे तो पीला रंग, और अगर 2 से अधिक सदस्य नहीं दे रहे तो लाल रंग। इसी प्रकार से वियो ऋण वापसी। वियो ऋण वापसी का मतलब कि ग्राम संगठन से लोन लिया था और उसको वापस किया नहीं किया, अगर समय पर वापस कर दिया तो हरा रंग, अगर देर से वापस करा तो पीला रंग, और 2 माह से अधिक के अंदर वापस किया तो लाल रंग। जो ये टेबल बनती है हमारी 3 माह के अंदर एक बार बनती है, यानी कि 3 महीने का औसत देखा जाता है हर समूह के साथ। इसी प्रकार बैंक ऋण वापसी। बैंक ऋण भी समय पर अगर वापस हो रहा है, यानी कि हर महीने वापस करा रहे हैं तो हरा रंग, अगर देर से करवा रहे हैं तो पीला रंग, और 2 महीने से भी अधिक हो गया और न समय पे नहीं चुकाया तो लाल रंग। इसी प्रकार नया ऋण मंजूरी। माह में यदि 4 बार लोन लिया गया है तो हरा रंग मिलेगा, अगर 2 या 3 बार ही लोन दिया है समूह ने तो उसे पीला रंग, और यदि 1 बार या उससे कम दिया है तो लाल रंग। इसी प्रकार से बैंक में शेष राशि। बैंक में शेष राशि न्यूनतम 10,000 से कम है तो हरा रंग, यदि 10,000 से 20,000 के बीच में है तो पीला रंग, और 20,000 से ऊपर है तो लाल रंग। इसी प्रकार हाथ में शेष राशि 1,000 रुपए से 1,000 रुपए तक हरा रंग, 1,000 से 2,000 के बीच है पीला, और 2,000 से अधिक है तो लाल रंग। इसी प्रकार हमारा MPR MIS पर अपडेट। अगर MPR MIS पर हर महीने अपडेट हो रहा है तो ये हरे रंग में आएगा, अगर 1 महीने लेट होकर अगर MPR चढ़ रहा है तो पीले में आ जाएगा, और 2 महीने से अधिक में वो लाल रंग मिलेगा इसको। इसी प्रकार से जब सभी कलर कोडिंग इनको मिल चुके उसके पश्चात ये देखा जाता है कि औसतन कौन सा कलर इनको सबसे ज़्यादा मिला है, तो उसी आधार पर इस समूह की ग्रेडिंग की जाती है। और इसी प्रकार से हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे बीजासन माता है, बीजासन माता की सारी बैठक सही हो रही है तो हम इसको कौन सा रंग दे देंगे, हरा रंग। समूह में उपस्थिति माह में 5 से 5 अनुपस्थिति तो हरा रंग, लेकिन इसके अंदर 10 अनुपस्थिति रही है तो इसका मतलब इसको देंगे हम पीला रंग। बचत में सभी सदस्यों की टाइम समय पर बचत आ रही है वापस, तो इसका मतलब इसको दे देंगे हम हरा रंग। आंतरिक ऋण भी समय से वापस हो रहा है तो यहाँ पे भी इसको मिल गया हरा रंग। और वियो में ऋण वापसी भी ये समय से कर रहा है तो यहाँ पे भी इसको मिल गया हरा रंग। और बैंक ऋण भी समय से वापस हो रहा है तो इसको मिल गया हरा रंग। नया ऋण मंजूर भी इन्होंने 5 बार नया ऋण मंजूर किया है तो इसका मतलब 4 से अधिक है तो इसका क्या तात्पर्य हो गया कि इसको मिल गया हरा रंग। और बैंक में शेष राशि 5,000 है, यानी कि कम राशि होने के कारण इसको यहाँ पे भी हरा मिल गया। और हाथ के अंदर इनके पास 1,500 रुपए पड़े हैं तो मिला इनको पीला रंग। और MIS पर अपडेट हर महीने हो जाता है तो हरा रंग। तो अब यहाँ पे काउंटिंग हम देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसको हरा रंग मिला है
और 2 1 और 2 2 बार इसको पीला रंग मिला है, यानी कि औसत से अधिक हरा रंग मिला है, तो ये समूह ए ग्रेड में आएगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि ग्रेडिंग कैसे करनी है। ग्रेडिंग तो मैंने बता दी कैसे करनी है, लेकिन होनी कब है इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रत्येक समूह की ग्रेडिंग त्रैमासिक स्तर पे होती है। त्रैमासिक का मतलब हो गया, यदि हम ये मान लेते हैं कि इस ग्राम संगठन में 5 समूह है, तो 5 समूह में 2 समूह की ग्रेडिंग पहले महीने में, यानी कि मान लो 2 समूह की ग्रेडिंग हो गई जनवरी महीने में, तो 2 समूह की ग्रेडिंग होगी फरवरी महीने में, और 1 समूह की होगी मार्च महीने में। उसी प्रकार जब मार्च महीने में होगी तो वापस इन दोनों समूहों की ग्रेडिंग हो जाएगी फिर अप्रैल में, फिर इसकी होगी मई में, और इसकी होगी जून में। उसी प्रकार से फिर ये हो जाएगा जुलाई के अंदर ग्रेडिंग दोबारा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि प्रत्येक समूह की ग्रेडिंग एक साल में मात्र 4 बार होगी, और वो इसी तरीके से होगी। पहले अगर जनवरी में हो गई तो उसकी फिर दोबारा ग्रेडिंग होगी अप्रैल में, फिर दोबारा ग्रेडिंग होगी जुलाई में, और उसके बाद ग्रेडिंग होगी अक्टूबर में। और जो हम इसमें जो ग्रेडिंग का जो डाटा बनाते हैं वो सारा त्रैमासिक स्तर पे होता है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है CLF से आए हुए ऋण। ग्राम संगठन CLF से ऋण की डिमांड करता है, और वो CLF फिर इसको ऋण देता है, तो वो ग्राम संगठन के अंदर हमें उसे लिखना पड़ता है कि कितना लोन आया। उदाहरण के तौर पे हम लिख लेते हैं कि हमारे ग्राम संगठन को 2 नए SHG, राधा SHG और माताजी SHG के लिए 50,000 रुपए का CIF ऋण क्लस्टर संगठन से प्राप्त हुआ। और इस ऋण को नियमानुसार 25 किस्तों में लौटा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम CLF से जो ऋण प्राप्त होता है उसके बारे में एंट्री लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अगला बिंदु आता है, CLF को भुगतान की गई किस्त और ब्याज। CLF को भुगतान किस्त और ब्याज। तो इसमें हमें क्या लिखना है, इसके लिए हम उदाहरण का प्रयोग कर लेते हैं।
तो उदाहरण स्वरूप हम ये मान लेते हैं कि 3,000 रुपये किस्त और 1,500 रुपये ब्याज हमने CLF को दिया है, तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे? ग्राम संगठन की बैठक में सभी सदस्यों ने चर्चा करके CLF को 3,000 रुपये किस्त और 1,500 रुपये ब्याज, कुल राशि 4,500 रुपये चेक क्रमांक 0000341 द्वारा देने का तय करके चेक बनाकर पदाधिकारियों को दिया। ठीक है, 3,000 का किस्त और 1,500 का ब्याज, कुल राशि 4,500 थी, तो 4,500 रुपये का चेक बना करके पदाधिकारियों को दे दिया ताकि वो आने वाली क्लस्टर संगठन की मीटिंग में ले जा करके जमा करा दें। इसके बाद हम बात करते हैं नए ऋण मंजूरी की। नए ऋण मंजूरी में समूह द्वारा ग्राम संगठन से जो लोन की मांग होती है उसके आधार पर ये लोन दिया जाता है। यदि ये पहली बार लोन है तो पहली बार आजीविका से जो CIF का पैसा मिलता है उसको लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम पहला समूह मान लेते हैं राधा SHG। इनकी जो टोटल मांग थी वो मांग थी 1,20,000 रुपये। 1,20,000 में जो पहली बार जो लोन देने वाले सदस्य जो ऋण था, पहली बार जो ऋण दिया जाना था वो था 75,000 रुपये। परंतु जो नियम थे, नियमों के अकॉर्डिंग जो लोन पास हुआ वो पास हुआ 50,000 रुपये। 50,000 को इस समूह ने जो ऋण लौटाने का निर्णय किया वो 25 किस्तों में लौटाने का निर्णय किया और 25 किस्तों में जो लौटाया जाएगा वो 1% की दर से। चेक क्रमांक और अंत में जो पदाधिकारी ग्राम संगठन की बैठक में आए हुए हैं और ये लोन का चेक लेके जाएंगे वो पदाधिकारी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। यानी कि राधा समूह था, इनका जो MCP भरा गया था उस MCP के अंदर जो उन्होंने MCP की डिमांड थी वो 1,20,000 रुपये थी और उनके प्लान के अकॉर्डिंग पहली बार जो ऋण दिया जाना था वो 75,000 का था। परंतु आजीविका के नियमों के अनुसार जो लोन पास होकर के आया वो केवल 50,000 का आया और किस्तों की संख्या समूह ने 25 रखवाई और ब्याज दर थी 1% और चेक क्रमांक 3/0-249 और अंत में पदाधिकारियों के साइन। इसी प्रकार से दूसरा समूह था माताजी SHG। माताजी SHG की डिमांड थी 1 लाख की और इनका जो पहली बार ऋण लेने वाले सदस्य थे वो था 65,000 और ऋण मंजूर किया गया 50,000। इन्होंने भी उस पैसे को 25 किस्तों में लौटाने का निर्णय लिया। किस्तों पर जो इनको ब्याज देना था वो देना था 1%। अंत में चेक क्रमांक
और यहाँ पे साइन हो जाएंगे सदस्यों के। सदस्य मतलब जो प्रतिनिधि ग्राम संगठन की मीटिंग में आए हुए हैं और लोन की डिमांड की थी और चेक लिए है, उन्होंने अपने रिसीविंग के अंदर साइन कर दिए। इस प्रकार से एमसीपी की कुल मांग थी 2,20,000 रुपए, जिसमें से पहली बार जो लोन देना था वो हो गया था 1,40,000 रुपए और लोन जो मिला वो मिला था 1,00,000 रुपए। इस प्रकार से हम ये नया ऋण मंजूरी की जो टेबल है वो लिखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा 10वां, जिसमें वीओए तथा समूह सखी के कामकाज पर चर्चा। इसमें पदाधिकारियों ने वीओए के कामकाज की समीक्षा की करने के बाद 500 रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया। अर्थात इसमें जो मानदेय दिया जा रहा है वो पिछले महीने का दिया गया है। जैसे कि फरवरी के अंदर वो अगर मानदेय की डिमांड, फरवरी की अगर मीटिंग चल रही है तो उसके अंदर उसे जनवरी का मानदेय दिया गया। उस अवस्था में पदाधिकारियों द्वारा उनके सभी रिकॉर्ड वगैरह की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि रिकॉर्ड वगैरह सही थे और उसके अलावा को अचानक आने वाली मीटिंगों में भी वो समय पर उपस्थित रहा और उसने पूरा महीना अपना पूरा सहयोग दिया। इस कारण से उसे 500 रुपये मिले गए। यदि वो इन किसी भी कार्यों के अंदर त्रुटि कर लेता तो ग्राम संगठन के सभी सदस्य जो भी निर्णय लेते या कोई कटौती करते तो कटौती काट करके ही उसे पैसा दिया जाता। इसी प्रकार से समूह सखी के कामकाज की समीक्षा करते हुए पाया गया कि उसने 10 दिन कार्य किया, इसलिए उसे 1500 रुपये का चेक नंबर 000251 द्वारा देने की स्वीकृति दी गई। समूह सखी को 1 महीने के अंदर कम से कम 15 दिन कार्य करना होता है, जिसका उसको 150 रुपये के हिसाब से भुगतान मिलता है। अर्थात अगर वो 15 दिन सही से काम कर ले तो उसे 2250 मिलते हैं। परंतु इस जो भी महिला थी, इन्होंने काम किया, काम करने के दौरान पाया गया कि उन्होंने 10 दिन कार्य किया। हो सकता है कि इसने 20 दिन 50-30 दिन का अगर अपना मानदेय बना के दिया हो, परंतु उस समीक्षा के दौरान कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें उस कार्य को कार्य नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पे अगर समूह सखी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिख के दिया कि मैं शंकर भगवान एसएचजी के पास गई, फिर अगले दिन की रिपोर्ट में लिख दिया कि मैं गीता समूह के पास गई, उसके बाद उसने अगले दिन की रिपोर्ट में लिखा कि वो शंकर भगवान समूह के पास गई, उसके बाद उसने अगले दिन की रिपोर्ट में गया कि वो सीता एसएचजी के पास गई और उसने उनको गोलाई में बैठ करके समूह की मीटिंग करना और प्रार्थना करना ये सब सिखाया। इसका तात्पर्य ग्राम संगठन ने ये लिया कि जो वो पहले जाना लिख के आई, ग्राम संगठन के अनुसार वो कार्य में नहीं माना गया, जबकि तीसरी अवस्था में जो उन्होंने गोलाई में बैठकर मीटिंग कराई, उनसे प्रार्थना कराई, वो उसका कार्य माना गया। इस कारण से इसके कार्य में कुछ कटौती की गई और 10 दिन का मानदेय 1500 रुपये दिया गया। इसके बाद 11वें नंबर का बिंदु आता है हमारा अन्य भुगतान पे चर्चा। अन्य भुगतान किस प्रकार के हो सकते हैं वो देखिए। पदाधिकारियों को बैंक व सीएलएफ कार्यालय जाने आने हेतु 150 रुपये सफर खर्च के दिए गए। इसके बाद कार्यालय किराए के 500 रुपये सीमा जी को दिया गया। ये सीमा जी कोई एसएचजी की सदस्य हो सकती है। तीसरे नंबर कैलकुलेटर, पेन, फाइल या अन्य कोई स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए 500 रुपये कोषाध्यक्ष व सपना को सौंपा गया। यहाँ पे 2 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो इस 500 रुपये में अपनी स्टेशनरी खरीद के लेके आ सके। इसके बाद आता है हमारा प्राप्ति और भुगतान पर चर्चा। ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अंदर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो इसमें हम प्राप्ति और भुगतान का विवरण लेते हैं वो केवल वही राशियाँ लेते हैं जो कि हमारी नगद आई है, यानी कि जो कि हमारे हाथ में पैसे कितने आए हैं, इसमें चेक या बैंक की कोई एंट्री नहीं ली जाती। उदाहरण के तौर पे मान लेते प्रारंभ राशि जो कि पिछली मीटिंग के अंदर कितनी शेष रह गई थी उसको लिखना होता है।
ज़्यादातर तो हम ग्राम संगठन में कोई प्रारंभ राशि रखते नहीं, क्योंकि पूरा पैसा या तो बैंक में जमा करा देते हैं या फिर खर्च हो जाता है। उदाहरण मान लेते हैं कि इस ग्राम संगठन की मीटिंग में प्रारंभ राशि 0 है। अब आते हैं किस्त वसूल और ब्याज वसूल। जैसे कि हमने आपको इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान ये समझाया था कि चेक के द्वारा पेमेंट हो रहा है, लेकिन इन केस अगर नगद भी कोई पेमेंट हुआ है तो नगद वाला पेमेंट हम इधर लिखेंगे। जैसे कि किस्त वसूल के अंदर एक पेमेंट हमारा हुआ था 3000 का, ब्याज वसूल का जो पेमेंट हुआ था ये मान लेते हैं कि 900 रुपये का पेमेंट था। दंड वसूल नगद राशि के रूप में जो दंड वसूल आया था वो 10 रुपये था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो नगद राशि जो प्राप्त हुई वो 3910 रुपये हमें प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हमने वीओए को जो मानदेय दिया था 500 रुपये वो नगद दिया था। सफर खर्च में जो पदाधिकारियों का सफर खर्च हुआ वो 150 रुपये हमने नगद में दिया था। इसी प्रकार से कार्यालय का किराया वह भी हमने नगद में दिया था। और स्टेशनरी खर्च के लिए 500 रुपये नगद। इस प्रकार से हमारी टोटल राशि 1500 और 1650 खर्च हो गई। 1650 हमारे यहाँ खर्च हो चुकी है और 3910 रुपये हमने लिया था। तो अब बाकी जो पैसा बचेगा यानी कि 3910 में से जब हमारा 1650 गया तो जो बाकी का जो भी पैसा बचेगा उसमें से हम क्या करेंगे, बैंक में कितना पैसा जमा कराते हैं, जैसे कि 2000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए। ठीक है, बाकी ऊपर का पैसा हमने थोड़ा बहुत अपने हाथ में रख लिया ताकि कोई अचानक ग्राम संगठन को देखने कोई आ जाता है, कोई मेहमान आ जाए तो उनके चाय पानी में काम आ जाए, या फिर अगली बैठक में हम उसे प्रारंभ राशि में ले लेंगे तो उसको हम अंतिम शेष में लिख लेंगे। अंतिम शेष में हो गया 260 रुपये। इस प्रकार से प्राप्ति और भुगतान में हमारा टोटल आ गया 3910 रुपये। रही बात, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्राप्ति भुगतान में हमें चेक प्राप्त हुआ और चेक हमने दिया है तो उसे हमने यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, उसके कुछ कारण होते हैं। हो सकता है हमें कोई चेक प्राप्त हुआ, इन केस वो आगे चल के बाउंस हो जाए, कोई बात हो जाए, और या फिर ग्राम संगठन से दिए हुए चेक में कोई गलती के कारण वो चेक रिटर्न होकर वापस आ जाए। यही कारण होता है कि ग्राम संगठन की जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक होती है उसमें जो हम प्राप्ति भुगतान लिखते हैं उसमें एक्चुअल लेन देन लिखते हैं कि एक्चुअल में कितना पैसा आया था और कितना पैसा चला गया और शेष हमने बैंक में पहुंचा दिया या फिर हाथ में रख लिया। इस प्रकार से हम ये प्राप्ति और भुगतान लिखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हमारा 13वें बिंदु की तरफ। 13वां बिंदु है हमारा आय और व्यय पर चर्चा कि ग्राम संगठन में आज की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो पैसा आया उसमें कितनी तो उनकी आमदनी आई और कितना खर्चा आया और उसमें से कितना उनके पास बचा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम व्यय के ऊपर। आज का कौन कौन सा उन्होंने खर्चा किया। सबसे पहले नंबर 1 पे उन्होंने वीओए को मानदेय दिया, 500 रुपये खर्च हो गए। सफ़र खर्च के अंदर उन्होंने 150 रुपये दिए। कार्यालय किराया दिया 500 रुपये। स्टेशनरी खर्च में 500 रुपये। इस प्रकार उन्होंने टोटल खर्चा कर दिया 1650 रुपये। लेकिन 1650 खर्च तो कर दिया, लेकिन पैसा आया कितना था, सदस्यों से वसूल हुआ ब्याज 2900 रुपये और सदस्यों से दंड भी आया था 10 रुपये। इस प्रकार से टोटल राशि आमदनी की हुई 2910 रुपये। अब इसके नीचे जो कॉलम हमारा बनता है वो ये कहता है व्यय से अधिक आय कितनी है और आय से अधिक व्यय कितना है। अब चूंकि 1600 रुपये तो खर्चा हुआ था और आमदनी हुई थी 2910, यानी कि आमदनी ज़्यादा थी और खर्चा हमारा कम था, तो इसका मतलब व्यय से अधिक आय हुई है। कितनी हुई, अगर हम 2910 में से 1650 घटा देते हैं तो बचता है 1260। इस प्रकार टोटल आ जाता है 2910 रुपये और यहाँ पर खर्चा कुछ नहीं हुआ, इसलिए 2910 एज वेल एज रह जाएंगे। कुल मिला के इसमें
हमें क्या होता है कि यदि खर्चा आमदनी से कम हो रहा है तो व्यय से अधिक आय का हम उपयोग करेंगे, यदि खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो रहा है तो आय से अधिक व्यय का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से कुल राशि का योग आय और व्यय में बराबर आ जाएगा। उसके बाद अपना अगला बिंदु आता है बैंक लेन देन पर चर्चा। ये बिंदु कब काम आएगा? जब हम बैंक से कभी कोई राशि निकालकर बैठक के दौरान लाते हैं या फिर बैंक में कोई पैसा जमा कराने के लिए जाते हैं, यानी कि कुल मिला के बैंक से कभी लेन और देन अगर हम करते हैं तो ये पॉइंट काम में आता है। जैसा कि आज की बैठक में निर्णय अनुसार 2000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए कोषाध्यक्ष को दिया। यहाँ पे कोषाध्यक्ष की जगह आप उस महिला का नाम भी लिख सकते हो जिस महिला को ये राशि दी गई थी। उसी प्रकार से अगला बिंदु है वी और ऋण डीसीबी। वी और ऋण डीसीबी जिसे हम कहते हैं ग्राम संगठन ऋण मांग प्राप्ति शेष। डीसीबी का मतलब होता है डिमांड कलेक्शन बैलेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मांग प्राप्ति शेष। तो आज की ग्राम संगठन ऋण की मांग प्राप्ति शेष कितनी थी? आज की बैठक में सभी समूहों से कुल किस्त की मांग 10,000 रुपये थी तथा ब्याज की मांग 2900 रुपये थी, जिसे समूहों ने सही प्रकार से वापस कर दिया। सही प्रकार का मतलब हो गया कि जितनी मांग थी उतना पैसा उन्होंने चुका दिया। इसी प्रकार से बैंक ऋण डीसीबी है। बैंक द्वारा सभी समूहों से 10,000 रुपये की तो किस्त की मांग थी और 2,000 रुपये ब्याज की मांग थी, यानी कि जितने भी समूहों ने बैंक से लोन लिया था सबकी मांग थी किस्त की 10,000 और ब्याज की 2,000। परंतु ज्वाला समूह ने अपने 2,000 रुपये किस्त और 500 रुपये ब्याज नहीं चुकाए, इसीलिए ज्वाला समूह के 2,000 किस्त और 500 रुपये ब्याज को छोड़ करके बाकी सभी समूहों ने अपना बैंक ऋण राशि 8,000 रुपये किस्त और 1,500 रुपये ब्याज जमा करा दिया। ये था हमारा बैंक ऋण डीसीबी के बारे में। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ। 17 पॉइंट कह रहा है कि कमेटियों के कामकाज पर चर्चा। जैसा कि आपको हम पहले बताते हैं कि ग्राम संगठन में 4 प्रकार की कमेटियां होती है। नंबर 1 समूह जांच कमेटी। इसका काम होता है समूह जांचने का कि समूह किस प्रकार से कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है या उसमें कोई कमी है, तो वो अपनी रिपोर्ट ग्राम संगठन को प्रस्तुत करती है ताकि उसी के अनुरूप कार्य किया जा सके उस समूह को सही करने के लिए। दूसरा होता है संपत्ति जांच कमेटी। इस कमेटी का काम ये होता है कि समूह के द्वारा किसी महिला ने पैसा लिया और उससे कोई संपत्ति खरीदी तो उस पैसे का सही जगह उसने उपयोग किया या जितने रुपया उसने लिया उतने की संपत्ति ली या नहीं ली, इस प्रकार की वो जांच करेगी। तीसरा होता है बैंक लिंकेज कमेटी। बैंक से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के लिए ये कमेटी मदद करती है। जैसे कि कोई समूह बैंक लोन के लिए एलिजिबल है तो उसका बैंक लोन करवाना, कोई समूह बैंक की किस्त ब्याज टाइम पे नहीं चुकवा रहा तो उसको किस्तों को चुकवाना। इसी प्रकार से हमारी चौथी कमेटी आती है सामाजिक कमेटी। सामाजिक कमेटी का काम ये रहता है कि समाज के अंदर कोई सामाजिक अगर समस्या आ रही है तो उसके निराकरण में मदद करना। उदाहरण के तौर पर हम ये समझ लेते हैं कि जैसे पहले हमारे समूह जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस कमेटी द्वारा बताया गया कि सभी समूह सही प्रकार से काम कर रहे हैं, यानी कि किसी भी समूह में कोई भी समस्या नहीं है। उसी प्रकार से हमारी दूसरी कमेटी संपत्ति जांच कमेटी। इस कमेटी ने बताया कि भागवती देवी ने अपने समूह से 20,000 रुपये का लोन लिया था और लोन लिया था गाय खरीदने के लिए, परंतु गाय 15,000 की खरीदी। कुल मिला के पैसा लिया 20,000, गाय आई 15,000 की। तो जब ये बात वो ग्राम संगठन में चर्चा करते तो उस दौरान फिर ग्राम संगठन अपना जो भी निर्णय देता है वो समूह को बताता है कि उसे क्या करना है, कि वो राशि हमें वापस लेनी है नहीं लेनी, ये सारे ग्राम संगठन के निर्णय रहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है बैंक लिंकेज कमेटी। इस कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि इस माह में ज्वाला समूह ने बैंक से जो पैसा लिया था ज्वाला समूह ने उसकी किस्त 2,000 रुपये और 500 रुपये ब्याज के जमा नहीं कराए।
इसी प्रकार से हमारी चौथी कमेटी सामाजिक कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें उसने बताया कि इस कमेटी द्वारा समूह को कोरोना के संकट से बचने के लिए सामाजिक दूरी रखने के लिए जागरूक किया गया। इसके बाद हम चलते हैं 18वें बिंदु की तरफ। 18वां बिंदु है हमारा CLF से समाचार। CLF द्वारा ग्राम संगठन को सूचना दी गई कि आगामी 10 तारीख से RSLDC द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जानकारी बता दी, कौशल विकास प्रशिक्षण चालू किया जाएगा ताकि ये समूह ग्राम संगठन में समूह के अंदर जाकर ये बता दे, ग्राम संगठन समूह को जाके ये बताएगा कि कौशल विकास के अंदर जब ट्रेनिंग हो रही है तो जिन जिन लोग इच्छुक होंगे, बेरोजगार होंगे, वो आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद हमारा 19वां पॉइंट है गांव की समस्या। तो गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पंचायत में निवेदन किया जाएगा। इसके पश्चात सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। सामाजिक समस्याओं में उन्होंने बच्चियों को स्कूल भेजने पर चर्चा की, क्योंकि बच्ची इस गांव के अंदर बच्चों के पढ़ाने का जो प्रतिशत था वो काफ़ी कम था, तो बच्चों को स्कूल भेजने की चर्चा की। इसी के बाद सरकारी योजनाओं की जानकारी में इन्होंने बताया कि समूह को APY यानी कि अटल पेंशन योजना के बारे में अच्छे से समझाया गया कि अटल पेंशन योजना क्या है और इसको लेने के क्या क्या फायदे हैं। अन्य विषय में इस माह में 15 तारीख से समूह के BK का प्रशिक्षण रखा जाएगा। इस बात की जानकारी अन्य विषय में सभी समूहों को दी गई। इसके पश्चात हमारी जो ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक है यहाँ समाप्त हो जाती है। उसके बाद ये निर्धारित जैसे कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें पहले क्रम, फिर समूह का नाम, फिर क्रम, पदाधिकारियों का नाम, इसमें क्रम संख्या 1 में अध्यक्ष और क्रम संख्या 2 में सचिव, और इसके बाद जो आखिरी लाइन है उसके अंदर हस्ताक्षर हो जाएंगे और इसी प्रकार से VOA अपने हस्ताक्षर कर देगा और ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके आधार पर हम आगे की समस्त पुस्तकों को लिखेंगे। अभी तक हम सीख रहे थे बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक। आप लोगों को इस पुस्तक में 22 एजेंडा बिंदु निर्धारित किए गए हैं, वो सारे के सारे बहुत सोच समझ के रखे गए और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी 22 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें। इसके अलावा कई चीज़ों की हमें सावधानियाँ इस पुस्तक में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बिंदुओं पर चर्चा करते वक्त पूरी सावधानी के साथ सारी बातें लिखनी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पुस्तक रहती है जिसके आधार पर हम आगे की पुस्तकें लिखेंगे। अगर किसी प्रकार की भी अगर आपने इसमें कोई त्रुटि कर दी तो आप समझ सकते हो कि इसकी त्रुटि बाकी की 13 किताबों को भी खराब कर देगी। अतः पूरी सावधानी के साथ ये पुस्तक लिखनी है और जब आप बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिख रहे हो तो किसी और चीज़ों में ध्यान नहीं देना और बीच में कहीं उठ के नहीं जाना, वरना आप चर्चाओं को मिस कर दोगे। और इसी के साथ हम अपनी बैठक प्रस्ताव पुस्तक खत्म करते हैं और अब हम नेक्स्ट पुस्तक की तरफ चलेंगे।